चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम 12th कक्षा का मैथ्स से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं वापस से आप लोगों को, क्योंकि पहले सारे वीडियो लाइन से नहीं हुए थे और कुछ ही एक ही चैप्टर चालू हुआ था, आज से चैप्टर 1 से अध्याय 1 से संबंध और फलन से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021-22 के स्टूडेंटों के लिए। तो आप लोगों को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिना ज़्यादा बकवास करें, थोड़ा सा मैं मेरा इंट्रोडक्शन पहले दे देता हूँ। कमलेश चावड़ा मेरा नाम है, चावड़ा सर लेक्चर मेरा यूट्यूब चैनल और एमोरल कोचिंग क्लासेस मेरी कोचिंग है और 11 वर्षों से मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और 9th-10th में पढ़ाता आ रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं कक्षा 12वीं के अध्याय 1 संबंध और फलन की। बात करते हैं कार्तीय गुणन। आप लोगों ने कार्तीय गुणन कक्षा 11वीं में पढ़ा है। कार्तीय गुणन होता क्या है उसके पहले मैं बता दूं, आप लोगों ने कक्षा 11वीं में प्रांत, सहप्रांत, उसके अलावा डोमेन रेंज जिनको बोलते हैं, प्रांत, सहप्रांत, इन चीज़ों को आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, डोमेन और रेंज विशेष रूप से ये बात ध्यान रखो, ये आप लोगों ने पढ़ रखी है। और उसी से ही वो भी पाठ का नाम था संबंध फलन। यहाँ पे भी संबंध फलन है, पर उसके पहले हम कार्तीय गुणन की बात करते हैं। तो कार्तीय गुणन, मान लो कि कोई भी चीज़ें, अगर हमने मान लिया कि 2, 3 और 4 और 6, 7, 8, 2 अगर इस टाइप से समुच्चय लिए गए हों या 2 समुच्चय हैं, तो इनका ए और बी मान लो, अगर हम इनको मान लेते हैं तो इनका कार्तीय गुणन क्या होता है, ए बी का ए क्रॉस बी होता। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। 2 के साथ 6 जाता, 2 के साथ 7 जाता, 2 के साथ 8 भी होता, फिर ऐसे ही 3, 7, 3, 6 और 3, 8, ऐसे ही 4, 6, 4, 7, 4, 8। ये क्या होता, कार्तीय गुणन होता। ठीक है, हमने 11th कक्षा में पढ़ा है कार्तीय गुणन। ये हमारा कार्तीय गुणन हो जाता कि पहले वाले का इन तीनों के साथ, दूसरे वाले का इन तीनों के साथ और तीसरे वाले का इन तीनों के साथ जो गुणा हुआ वो क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। अभी इसमें संबंध नहीं बताया, सिर्फ गुणन बताया। संबंध कैसे पता चलेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संबंध कभी भी एक अकेली चीज में नहीं होता है, एक अकेले व्यक्ति का भी नहीं होता है। मैं अकेला हूं, कोई संबंध नहीं। आप और मैं, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपका शिक्षक हूं, ये एक संबंध हो गया। पिता और पुत्र का, भाई और बहन का, ऐसे ही 2 वस्तुओं का, ए का बी से, या ए बी समांतर है, ए बी समांतर है पी क्यू से, तो भी एक संबंध हो जाता है कि ये लाइन से समांतर है, तो इन दोनों में भी एक संबंध है। या राम श्याम का पिता है या मोहन सोहन का भाई है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, एक संबंध होता है। तो संबंध कितनी चीजों के बीच में होता है, संबंध 2 वस्तुओं के बीच में होता है या 2 लोगों के बीच में होता है, वो संबंध कहलाता है। कितनी वस्तुएं होनी चाहिए, 2 चीज होनी चाहिए, चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई भी हो, संबंध 2 वस्तुओं के बीच में होता है। अब इसी चीज को, जो उदाहरण मैंने अभी आपका कार्तीय गुणन में बताया, इसी को मैं संबंध में अगर मैं बताने की कोशिश करूं, मान लो मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं 1, 2 और 3, उधर ले लिया मैंने 6, 7, 8, 2 समुच्चय ले लिए। ये पहला समुच्चय ए और ये दूसरा समुच्चय हो गया हमारा बी। ये एलिमेंट हो गए ए के, ये एलिमेंट हो गए बी के। ठीक है, तब हम समुच्चय रिलेशन कैसे लिख सकते हैं। हम रिलेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम रिलेशन लिखने के लिए उसको इस टाइप से, पहले उसका कार्तीय गुण, हमारा रिलेशन होगा कैसे, R इक्वल्स टू A, B सच दैट, जो ए है, या एक रिलेशन उनने दे दिया कि रिलेशन मान लेते हैं क्या, कि B इक्वल्स टू A प्लस 4 और A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू
बी। जो ए है वो ए में बिलोंग करेगा और जो बी है वो बी में बिलोंग करेगा। अब आपको चेक करना है कि b इक्वल्स टू a प्लस 4 मेरे इसमें सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होगा तो संबंध है, नहीं हो रहा होगा तो संबंध नहीं है। जैसे मैं चेक करता हूं b इधर वाली साइड है, a ये है, मैं a रख के देखता हूं। मैं यहाँ a रख के देखा, मैंने a बराबर कितना रखा, 1 रखा, तो कितना हो गया 4 और 1 5। तो ये b में नहीं है, इधर b में नहीं है और b में नहीं है, तो इस 1 और 5 का संबंध नहीं है। फिर भी खैर अभी हम रोक लेते हैं इसको। दूसरी बार हमने रखा 1 के साथ कितना, यहाँ पे 2 रखा तो कितना, सॉरी a की जगह कितना रखा, 2 रखा, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 रखे। दूसरी बार मैंने यहाँ पे रखा 7, ये कितना हो गया, सॉरी 3, और 3 प्लस 4 कितने हो गए, 7। तो जब a 1 रखा तो b कितना है, 5, a 2 रखा तो b कितना हो गया, 6, 2 और 6, और a 3 रखा तो b कितना हो गया, 7। तो ये वाला यहाँ पे मैच हो रहा है क्या, ये वाला संबंध यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। ये जो r हमने रिलेशन जो निकाला हमारा, ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन 1 और 5 यहाँ पे नहीं मिल रहा है कि अगर पहले में 1 है तो दूसरे में 5 हो, ठीक है। इसलिए ये वाला तो रिलेशन नहीं है, पर ये दोनों इसके रिलेशन है, क्योंकि अगर 2 है कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 के साथ 6 है और 3 के साथ क्या है, 7 है। 2 के साथ 6 और 3 के साथ 7 है, तो वो क्या हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा। तो संबंध के लिए क्या करेंगे, हमको जो ये पूरा इक्वेशन लिखी हुई आएगी इस टाइप से, उसके अंदर इनमें से वैल्यू पुट करके देखना है। अगर आपकी वैल्यू सेटिस्फाई होती है दैट मीन्स उनमें रिलेशन है, अगर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है तो उनमें रिलेशन नहीं है। इतनी बात ध्यान रखना। कैसे, अगर ये 2 वैल्यू है और अगर हमने एक वैल्यू, एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, ये तो साधारण तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इन संबंधों का कार्तीय गुणनफल एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय कैसा, कि इसके मान इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ये क्या है, एक उपसमुच्चय है। तो ये संबंध हो गया हमारा किसमें, संबंध हमेशा 2 वस्तुओं के बीच में होता है। पहली चीज तो ये क्लियर। दूसरी बात, ये इस जो यहाँ पे मान दे रखा हो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर आपने एक वैल्यू रखी तो दूसरी वैल्यू उसके अंदर मिलना चाहिए, सेकंड वाले में वो दूसरी वाली वैल्यू मिलना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका संबंध हो जाएगा। हमने कार्तीय गुणनों में देखा है कि कभी भी कोई भी कार्तीय गुणन, मान लो कि उनने कोई एक समुच्चय ले लिया, उसमें कोई 3 एलिमेंट है या 4 एलिमेंट है, कोई भी 4 एलिमेंट हो, तो इधर बी में भी कितने होते थे, 4 एलिमेंट होते थे। ए और बी 2 चीजें दोनों अलग अलग होती थी, ए अलग होता था, बी अलग होता था, वो कार्तीय गुणन कहलाता था। पर संबंध में ये बात ध्यान रखना, संबंध में होता क्या है, संबंध में ए और ए ये दोनों ही ए ही रहते हैं। यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो यहाँ, या 6 एलिमेंट 7 एलिमेंट है तो इसके भी 6-7 एलिमेंट उसके जैसे ही होंगे, जरूरी नहीं है उतने ही हो, पर उसके जैसे ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ए और ए होता है। वहां पे ए और बी जब कार्तीय गुणन करते थे तो ए और बी अलग अलग होते थे, यहाँ पे ए और ए दोनों में सेम रहेंगे। हम एक एक करके संबंधों के प्रकारों के बारे में देखते हैं। या मैं यूं कह सकता हूं कि इसको, कि ये जो ए और बी है इसको लिखने का तरीका हमारा कैसा था कि R इक्वल्स टू ए बी, जहां A टेंस टू B, A बिलोंग A में करता था और B काय में बिलोंग करता था, B में बिलोंग करता था। ये हमारा इसका रिलेशन हो जाता है कार्तीय गुणन का। पर संबंध में क्या होगा, संबंध में जो होगा कि अगर R टेंस टू A कॉमा B है, R इक्वल्स टू A कॉमा B है और A टेंस टू B है, तब भी A भी बिलोंग करेगा A में और B भी काय में बिलोंग करेगा, A में ही बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो है वो क्या है, A है, A क्रॉस A ही रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कार्तीय गुणन का फॉर्म था, ये किसका फॉर्म हो जाएगा, संबंध का फॉर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं संबंधों के प्रकारों की। तो संबंध के प्रकार में सबसे पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध शब्द से ही पता चल रहा है, हमने समुच्चय पढ़े हैं 11वीं में, और अगर समुच्चय की बात करूं मैं,
तो समुच्चय, रिक्त समुच्चय जिसमें खाली होता है, जिसमें कोई अवयव नहीं होता था, हम उसको रिक्त समुच्चय बोलते थे। ऐसे ही रिक्त संबंध भी यही होगा, जिसमें कोई संबंध बने ही नहीं, वो क्या होगा? रिक्त संबंध होगा। अगर मैं कह दूं कि ए बी का भाई है और ए और बी दोनों कन्या स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या संबंध बन सकेगा? मैं बोल रहा हूं ए बी का भाई है, अब भाई है तो वो कन्या स्कूल में तो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है, तो उससे वो संबंध नहीं बनेगा। तो जहां संबंध नहीं बनते हैं वहां कौन सा संबंध होता है? रिक्त संबंध, दैट मीन्स खाली आ जाता है। उदाहरण नंबर 1 जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज आएगी। तो रिक्त संबंध किसे कहते हैं? एक ऐसा जिसमें कोई अवयव नहीं हो, या एक ऐसा संबंध जिसमें कोई संबंध ना बने, एक ऐसा बंध जिसमें कोई संबंध ना हो या कोई रिलेशन नहीं निकले, या यूं भी कह सकते हैं कि कोई भी क्रमित ना हो, क्रमित ना हो। एक ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित ना हो, क्रमित मतलब क्रम नहीं निकले, ठीक है। अगर ए हमने कोई एलिमेंट लिया है तो वो बी नहीं मिलना चाहिए, वो क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कह सकते हैं रिक्त संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं लेना चाहूं तो अगर मान लो मैंने मान लिया ए बराबर 1 2 3 4 5 6, एक रिलेशन ले लिया ए का, मैंने ए बराबर मान लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक इसमें रिलेशन बताने को बोल रहा हूं मैं कि R इक्वल्स टू ए कामा बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, ए माइनस बी इक्वल्स टू 10। मैं 6 से नहीं लेता हूं क्योंकि 6 अगर वैसे 10 कहीं भी नहीं निकलेगा, ए में से बी को घटाएं तो 10 आना चाहिए। अब आप कंपेयर करो, इस एक में से इन सबको किसी को भी घटा दो तो क्या 10 आ सकता है? एक में से 2 को घटा दो, 3 को घटा दो, 4 को घटा दो, 5 को घटा दो, 10 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 2 में अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं कि 3 को घटा दूं, 4 को घटा दूं, 5 को घटा दूं, तो आ सकता है क्या? मैं फॉर एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। 2 - 5 कितना होता है? -3 होता है, सबसे बड़ा भी ले लिया तो ऐसा इन सबके अंदर हम अल्टा पलटा के कर ले, 5 एलिमेंट है, पांचों एलिमेंटों को बाकी चारों के साथ अगर ले लें तो भी ए में से किसी बी को घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा, और 10 नहीं आएगा तो ये संबंध प्रूफ नहीं होगा, और ये संबंध प्रूफ नहीं होगा तो ये कौन सा संबंध कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा। कौन सा संबंध कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। तो रिक्त संबंध किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी क्रमित नहीं हो, मतलब क्रम नहीं हो या रिक्त हो वो, तो वो क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, और हमने रिलेशन लिया था ए कॉमा बी, और जहां रिलेशन था a माइनस बी इक्वल्स टू 10, और इसकी भी खासियत क्या है कि ये दोनों काय में बिलोंग करना चाहिए, ये ए भी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए में, और बी भी बिलोंग करना चाहिए काय में? कैपिटल ए में, जो कि संभव नहीं हो रहा है, इसलिए संबंध रिक्त संबंध है। कौन सा संबंध है ये? रिक्त संबंध है। और रिक्त संबंध इसीलिए है क्योंकि अगर हम इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं ए, तो वो बी, ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं तो उनको माइनस करने पर 10 नहीं आता है, ठीक है, इसलिए कौन सा संबंध है ये? रिक्त संबंध है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध की। सार्वत्रिक संबंध दैट मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन या सार्वत्रिक संबंध। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। त्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। सार्वत्रिक संबंध होता क्या है? सार्वत्रिक संबंध मतलब ये कह सकते हैं कि अगर जो ए में है वो बी में डेफिनेटली मिल जाए,
बात समझना, जो ए में है वो बी में भी मिल जाए, या ए क्रॉस ए करें वो ए में आ जाए, तो वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। अगर ए का कार्तीय गुणन ए में करूं तो वो सारे एलिमेंट काय में मिल जाने चाहिए? ए में मिल जाने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। किसी समुच्चय ए में संबंध आर को, याद रखना संबंध रिलेशन दैट मीन्स आर, और कोई भी समुच्चय होगा तो उसको काय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम इसमें ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी समुच्चय ए में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध कहते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव, जो ए का जो अवयव है प्रत्येक अवयव वो ए के सभी अवयव से संबंधित हो। मैंने बोला जो ए है अगर उसी के सामने वापस ए रख दिया जाए तो ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए, तो वो संबंध कौन सा कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है या यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। मान लो कोई 1 2 3 है, ए बराबर 1 2 3 एक समुच्चय है, और इस समुच्चय में हम रिलेशन मान रहे हैं कि R इक्वल्स टू ए कामा बी, ए टेंस टू बी एक पूर्णांक है, या ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए प्लस बी एक पूर्णांक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अगर ए में बी जोड़े तो क्या आना चाहिए? एक पूर्णांक आना चाहिए। चेक आउट करना, ये एक है। हम अगर एक में एक ही जोड़ते हैं तो 2 आता है, एक में 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है, और एक में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। 4 भी एक पूर्णांक है पर 4 इसके अंदर नहीं है, याद रखना। इसलिए हम कहां तक ले सकते हैं? सिर्फ 2 तक। ऐसे 1 2 और 1 3, ये दोनों किसके अंदर है? इसके अंदर है। मैं ले रहा हूं a प्लस बी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो a का एक के साथ लिया हमने, एक बार एक का किसके साथ लिया? 3 के साथ लेंगे, पर 3 के साथ लेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हम जिसके साथ है उनके साथ ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये b में से ले लो। एक काम करो, माइनस वाला ले लेते हैं तो सारे मिल जाएंगे। मैं माइनस का ले लेता हूं, b माइनस ए। अब b माइनस ए में कोई दिक्कत नहीं है, पूर्णांक सब मिल जाएंगे। b माइनस ए मतलब 3, ठीक है। और कोई सा भी b हो, चाहे इसको भी माने, इसको भी माने, इसको भी माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले वाले को b मान रहे हैं, बाकी को a मान रहे हैं। तो अब पहले वाले को b मानते तो देखो, इसको अगर b मान लेते हैं 1, तो b में से a घटेगा, मतलब कितना बचेगा? 1। b में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। तो 1 और 2 आप साइड में कर सकते हो। कैसे? मैं कह सकता हूं, अगर मैंने b किसको माना? मैंने b माना किसको? इस 2 को मान लिया। दैट मीन्स 1 को b माना और इसमें से ये घटाए, तो हमारा a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा हमारा 1 और b हो जाएगा हमारा 2। तो 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1। ऐसे ही 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं। अगर हमने 1 और 3 लिया, 1 और 3 लेंगे तो भी ये सफल है, क्योंकि पूर्णांक आ जाएगा, भले ही माइनस में आओ प्लस में आओ। 3 और 1 लेंगे तो भी सफल, 2 और 1 लेंगे तो भी सफल है। 2 2 में भी है, 2 3 में है, 2 4 है, 2 4 नहीं, हमारे 3 तक ही है ना। उसके बाद हम ले लेते 3 1 3 2 3 3। उसके बाद इनके उल्टे रिलेशन ले लेते हैं। उल्टे मतलब ये आगे कर देते हैं, पीछे वो वाला कर देते हैं। तो उल्टे लेंगे तो भी और हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे रुक देता हूँ, इसको इतने पे बात कर लेता हूँ मैं। 1 2 3, इस पहले वाले का तीनों में, दूसरे वाले का भी तीनों में, और तीसरे वाले का तीनों में। चाहे घटाएं
चाहे अगर जोड़ का होता तो जोड़ भी देते तो भी एक पूर्णांक आ जाता, क्योंकि पूर्णांक कहां से शुरू होता है, माइनस से शुरू होकर प्लस पे खत्म होता है, तो कोई भी मान निकले तो वो पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हो जाएगा। वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक रिलेशन कहलाएगा। सार्वत्रिक रिलेशन इसलिए जो कि इसने बात बोली है ये बात सेटिस्फाई होना चाहिए। इसने जो बात बोली है ना कि एक पूर्णांक है, तो हम ऐसा करते हैं अगर इन सब के अंदर, तो एक पूर्णांक हमारा आ जाता है। क्या आ जाता है, एक पूर्णांक आ जाता है, इसलिए कौन सा संबंध कहलाएगा, सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। तो तीन बातें हो गई। पहला मैंने बताया आपको संबंध किसे कहते हैं, तो संबंध दो वस्तुओं के बीच में होता है। दूसरा हो गया संबंधों के प्रकार में, पहला संबंध हो गया हमारा रिक्त संबंध, जिसमें कोई भी अवयव नहीं बचता है या कोई भी संबंध नहीं बनता है। और दूसरा इसका जो है वो है सार्वत्रिक संबंध। किसी अवयव एक में संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं यदि ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित हो। तो यहाँ के ए के प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, तब ये सब क्या है, क्योंकि ये जो संबंध उन्होंने दिया था b माइनस ए क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक। तो हमारा जब b और a कर रहे हैं तो पूर्णांक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, सार्वत्रिक संबंध। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थर्ड बताता हूं। इसके बाद है समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर तीन बातें रखता है, एक स्वतुल्य, दूसरा सम्मित और तीसरा संक्रामक। उसके लिए बताता हूं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इसकी, थर्ड टॉपिक की। देखिए ये सब बेस है, इस पूरे बेस के बिना आप पूरे पार्ट में कुछ भी नहीं कर सकते हो। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। ठीक है, किसके ऊपर, ए समुच्चय होता ही है और संबंध क्या, रिलेशन कितना है हमारा, आर से। सबसे पहली बात बताना है, स्वतुल्य कहलाता है। स्वतुल्य कब होगा, स्वतुल्य जब होगा जब ए के एलिमेंट ए में मिल जाए। स्वतुल्य, रिफ्लेक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्वतुल्य या रिफ्लेक्स बोल सकते हैं, कहलाता है यदि समस्त या सभी भी लिख सकते हो, ए टेंस टू ए के लिए, जो ए है जो कैपिटल ए में होता है स्मॉल ए टेंस टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और ए बिलोंग काय में कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। उदाहरण दे के समझाता हूं। अगर मान लो कोई एक है 1 और 2, ये ए है, ठीक है, तो रिलेशन किस प्रकार का होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए 1 1 और 2 2, मतलब सेम रिलेशन होगा, एक के साथ एक और दो के साथ एक, दो, तो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। याद रखना, अगर एक के साथ एक और दो के साथ दो होगा तो ही स्वतुल्य कहलाएगा। 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, 5 के साथ 5, ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, इस टाइप के रिलेशन होंगे तो वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। तो स्वतुल्य होने की कंडीशन होती है यदि समस्त ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो, तब 1 1 एंड 2 2 इस टाइप का रिलेशन हो तो वो क्या कहलाता है, स्वतुल्य कहलाता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। मैं डेफिनेशन अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही है, स्वतुल्य कब कहलाता है, या यूं कह सकते हैं कि यदि कोई समुच्चय स्वतुल्य कहलाता है कब, जब ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो। ठीक है, अब बात करते हैं संक्रामक की, सम्मित की, सिमेट्री। इसका सेकंड है सम्मित। सम्मित कब कहलाता है, तो सम्मित कहलाता है, सम्मित या सिमेट्री कहलाता है यदि समस्त
जितने भी अवयव है वो सब समस्त ये सभी A1 A2 बिलोंग्स टू A के लिए जितने भी अलग अलग अवयव हो, हाँ अभी एक ही अवयव की बात थी कि एक होगा तो एक ही, दो होगा तो दो ही, यहाँ पे A1 A2 अलग अलग हो सकते हैं। A1 A2 बिलोंग्स टू A के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू R से A2 A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। अगर कोई संबंध ऐसा है कि अगर हमको A1 A2 अगर R में मिल रहा है तो उसका A2 A1 भी काय में मिलना चाहिए, R में मिलना चाहिए, तब किसको फॉलो करेगा? सममित कहलाता है। याद रखना, उदाहरण के थ्रू बता देता हूं कि अगर कोई हमने जैसे अभी 1 और 2 लिया था, यहां भी मैं अगर 1 और 2 लेके देख लूं, 1 और 2 एक कोई A है, तब हम कह रहे हैं कि रिलेशन में कैसा होना चाहिए? अगर 1 और 2 उसके अंदर है तो 2 और 1 भी उसके अंदर होना चाहिए, और ये दोनों बिलोंग काय में करना चाहिए? R के अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 है तो उसी रिलेशन में 2 और 1 भी मिलना चाहिए, तब वो क्या कहलाता है? सममित कहलाता है। अब इसके पहले वाले में स्वतुल्य में हमने पढ़ा था, स्वतुल्य में अगर 1 मिल रहा था तो दूसरे में भी 1 मिल रहा था, 2 मिल रहा था तो दूसरे में भी 2 मिल रहा था, 3 मिल रहा था तो तीसरे में भी, दूसरे में भी 3 मिल रहा था। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे उसका उल्टा मिलना चाहिए। उल्टा दैट मींस सिमेट्री, सेम, जिसको बोल सकते हैं प्रतिबिंब बोल सकता हूं मैं। छाया जो होती है, जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, तो ये उल्टा होना चाहिए। 1 और 2 तो 2 और 1, तो वो क्या कहलाएगा? वो रिलेशन कहलाएगा सममित कहलाएगा। इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा है संक्रामक, संक्रामक दैट मींस ट्रांसेसिव। ठीक है, संक्रामक एक से दूसरे को होता है, दूसरे से तीसरे को होता है, मतलब पहले का संबंध तीसरे से, ऐसा बोल सकते हैं। और आप लोग अभी तो संक्रमण के बारे में बहुत अच्छे से जान रहे हो। संक्रमण, कोरोना का संक्रमण आप अच्छे से जानते हो, सेम वो का वही संक्रामक भी है। तो संक्रामक क्या होगा? संक्रामक कहलाता है, संक्रामक कहलाता है यदि समस्त A1 A2 A3 अगर बिलोंग काय में करे? A में। अभी हमने पहले वाले में A अकेला लिया था, दूसरे वाले में हमने A1 A2 दो टाइप के एलिमेंट माने थे, यहां पे 3 या उससे ज्यादा एलिमेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो A1 A2 A3 अगर बिलोंग A में करता है, और तब वो कह रहा है के लिए A1 A2 अगर बिलोंग R में करता है तथा A2 और A3 भी बिलोंग R में करता है, तो वो कह रहा है कि अगर ये दोनों पोजीशन मिलती है, कि मान लो यहां 1 और 2 है और यहां 2 और 3 है, मतलब मैं और आप हो और आप और आपका कोई दोस्त है, तो मेरा उस दोस्त से सीधा रिलेशन बने, वो क्या कहलाता है? संक्रामक कहलाता। होता है ऐसा कि कभी कभी हम 2 दोस्त हैं और कोई हमारा जो दोस्त है उसका भी कोई दोस्त है, तो हमारा संबंध उससे भी हो जाता है, उससे भी हमारी दोस्ती हो जाती है, वो संक्रामक कहलाता है। ठीक है, जैसे कोरोना की चेन भी ऐसे ही पकड़ गई, सेम ऐसे ही संक्रामक का संबंध यही है कि अगर हमारा A का संबंध B से है और B का संबंध C से है, तो A का संबंध भी C से होगा, ये संक्रामक कहलाता है। ठीक है, पर वो कब? जब इसके अंदर मौजूद हो, काय में बिलोंग हो? R में बिलोंग करता हो। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे A1 A2 बिलोंग्स टू R और A2 A3 बिलोंग्स टू R के लिए ये हो जाएगा से A1 A3 बिलोंग टू R प्राप्त हो। ठीक है, अगर मान लो कोई समुच्चय 1 2 3 है, A है, तो उसका जो रिलेशन है वो ऐसा होना चाहिए कि 1 2 2 3, तो उसमें 1 3 भी मिलना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका संक्रामक कहलाएगा। अगर
ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिला कि ये और ये दोनों, हाँ बीच वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों अगर मैच यहां पे मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, संक्रामक कहलाता है। पर इनकी दोस्ती कराने वाला एक ही होना चाहिए, ये जो बीच वाला एलिमेंट है ये सेम होना चाहिए। अगर हम इसकी जगह ऐसे भी ले सकते हैं 1 2 2 1, दैट मीन्स 1 1, ये और ये सेम, ये दोनों मिलना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं पर ये सेम होना चाहिए, ये मिलाने वाला है, यही संक्रमण फैला रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, संक्रामक। यदि समस्त A1 A2 A3 बिलोंग टू R के लिए A1 और A2 बिलोंग्स टू R है और A2 और A3 बिलोंग टू R है, तब A1 A3 भी बिलोंग काय में करेगा, R में ही करेगा। ये क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। ये हो गया हमारा इसका थर्ड टाइप। तो ये तीनों जो टाइप है ये सबसे ज्यादा IMP करती है इस प्रश्नावली के लिए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन तीनों से हमारे बहुत सारे सवाल हल होंगे। कंडीशनें दे रखेंगे वो कि क्या सवाल सम्मित है, क्या सवाल संक्रामक है, क्या सवाल सम्मित, संक्रामक और स्वतल्य, इन तीनों के बारे में वो पूछेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक क्लियर होता है प्रश्नावली 1.1 के लिए। इसके अगले वीडियो में हम उदाहरण के सारे सवाल देखेंगे। इसमें सवाल बड़े हैं और उनके हल छोटे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कल में या नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 से पढ़ाना शुरू करूंगा। तब तक आप ये बेसिक जितना भी है वो आप अपनी कॉपी में नोट करें, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दें। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।